दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की बड़ी घोषणा, शहर के बेरोजगारों को मिलेगा भत्ता। दोस्तों, सोमवार की देर शाम राजभवन में शहर के बुद्धिजीवियों के साथ मुख्यमंत्री ने संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, शहरी बेरोजगारों के लिए भी रोजगार अथवा बेरोजगारी भत्ता लाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना संकट से उपजे संकट से बाहर निकलने और जनहित में फिर राज्य के हर एक खनिज संपदा पर सेस लगाने को कानून बनाया गया है ताकि पैसा आए। इसे विधानसभा के पटल पर पारित कराया जाएगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। इसमें वक्त लगेगा। झारखंड बनने के बाद इसके विकास की दिशा तय करने वाला कोई ब्लूप्रिंट नहीं बना, उसे बनाया जा रहा है। खबर, झारखंड सरकार का बड़ा निर्णय, खनिज संपदा पर भी लगेगा सेस। दोस्तों, दुमका राजभवन में सोमवार को बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए सरकार ने सेस लगाने का फैसला किया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही एक अध्यादेश भी लाएगी। दोस्तों, उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए सरकार का काम राजस्व अर्जित करना भी है। धन अर्जन नहीं होगा तो राज्य के गरीबों का कल्याण कैसे होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक झारखंड की कोई दिशा नहीं थी। हमने तय कर लिया है कि राज्य को किस दिशा में ले जाना है। खबर है, अब मर्जी की दुकान से ले सकेंगे राशन, दुकानदारों की मनमानी होगी खत्म। दोस्तों, अब एक देश एक राशन कार्ड हो चुका है। यदि आप झारखंड के वासी हैं और प्रदेश में अपने परिवार के साथ काम करने के लिए जा रहे हैं तो साथ में अपना राशन कार्ड भी ले जा सकते हैं ताकि आपको वहाँ भी अनाज मिलता रहे। साथ ही अगर आप दूसरे राज्य से झारखंड आए हैं तो आप झारखंड के किसी जिले के किसी भी दुकान से अपना राशन का उठाव कर सकते हैं। राशन कार्डधारी राशन कार्ड व आधार कार्ड जो कि राशन कार्ड में डाला गया है उसे किसी भी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की दुकान में ले जाकर वहां पीओएस मशीन में राशन कार्ड नंबर व आधार नंबर डालें। बायोमेट्रिक पहचान होने के साथ ही आपको संबंधित दुकानदार राशन उपलब्ध करा देगा। खासकर रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में जाने वाले लोगों के लिए यह बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। दोस्तों, पीएम किसान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के 30 लाख किसानों को मिलेगा लाभ। दोस्तों, पीएम किसान के तहत राज्य के करीब 30 लाख किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वेरिफिकेशन होने के बाद इन्हें योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। खबरों की माने तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पीएम किसान से सभी किसानों को जोड़ने के लिए कृषि विभाग के स्तर से एक माह का विशेष अभियान चलाया गया था। परिणाम, 30 लाख से अधिक किसानों के रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। आपको बता दें कि लक्ष्य 32 लाख से अधिक किसानों को इस योजना के लाभ से जोड़ने का था। जिन नए किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया है उसका ब्यौरा केंद्र सरकार को भेजा गया है। खबर है, 21 सितंबर से झारखंड में स्कूल खोलने को लेकर चल रही तैयारी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। भारत में हर दिन कोरोना वायरस बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 21 सितंबर से जो राज्य स्कूल खोलना चाहते हैं वो नियमों के साथ खोल सकते हैं। ऐसे में झारखंड राज्य में स्कूल खोलने को लेकर तैयारी जोरों पर है। अनलॉक 4 में 9वीं और 12वीं तक के स्कूल खोलने की छूट मिली है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने 21 सितंबर से राज्य में 9वीं और 12वीं के स्कूल खोलने की तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करते हुए कहा है कि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से जारी नियमों का पालन सभी को करना होगा। 21 सितंबर से आंध्र प्रदेश, हरियाणा और झारखंड ने स्कूल खोलने का ऐलान किया है। झारखंड सरकार ने केंद्र की गाइडलाइंस का पालन करते हुए स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। खबर है, सांसदों के वेतन में 30% कटौती, लोकसभा में पेश विधेयक। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लोकसभा में सोमवार को सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% कटौती करने वाला एक विधेयक पेश किया गया, जिसका उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिए किया जाएगा। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने निचले सदन में संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को पेश किया, जो कि संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा।
जोशी ने कहा कि वह संसद सदस्यों के वेतन भत्ता एवं पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन करने का विधेयक पेश कर रहे हैं। इस अध्यादेश को 6 अप्रैल को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी और यह 7 अप्रैल को लागू हुआ था। अध्यादेश में कहा गया था कि कोरोना वायरस महामारी ने त्वरित राहत और सहायता के महत्व को प्रदर्शित किया है और इसलिए महामारी को फैलने से रोकने के लिए कुछ आपात कदम उठाए जाने जरूरी हैं। खबर है, भारत के इन हिस्सों में हो सकती है मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्सों, तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और केरल में भारी बारिश, जी हाँ, केरल में भारी से मूसलाधार वर्षा होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक एक अच्छी तरह से चिन्हित कम दबाव वाला क्षेत्र पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट से सटा है, जो कि भारी बारिश की स्थिति पैदा करता है। आपको बता दें कि आईएमडी ने यह भी बताया है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान इसके तेलंगाना के पार पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में स्थित है। इसका पूर्वी छोर गुरुवार यानी 17 सितंबर तक अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में बने रहने की संभावना है। खबर है, खाना बनाने के लिए गैस से सस्ता होगा यह विकल्प, मोदी सरकार इस योजना पर कर रही है काम। दोस्तों, बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि सरकार गरीबों को मदद के लिए खाना पकाने में व्यापक स्तर पर विद्युत के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है। बिजली मंत्रालय के बयान के अनुसार मंत्री ने कहा कि समाज के गरीब तबकों को उनकी रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सस्ते विकल्प के रूप में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इससे न केवल देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा, बल्कि पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी। मंत्री ने एनटीपीसी के नवीन नगर, बाढ़ और बरौनी में क्रमशः सर्विस बिल्डिंग, शॉपिंग परिसर और मेन प्लांट कैंटीन का उद्घाटन करते हुए उक्त बातें कहीं। ये केंद्र बिहार के लोगों और एनटीपीसी के कर्मचारियों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। आपको बता दें कि विद्युत सिंह ने कहा कि विद्युत भारत का भविष्य है और आने वाले समय में देश की ज़्यादातर बुनियादी सुविधाएं विद्युत ऊर्जा पर भी निर्भर होंगी। खबर है, मोटरसाइकिल पर सफ़र करने के ये होंगे नियम, केंद्र की गाइडलाइन जारी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने मोटरसाइकिल के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक बाइक के दोनों तरफ ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे वाहन के पीछे बैठने वाले लोगों की सुरक्षा के लिहाज से अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों ओर फुटरेज को भी अनिवार्य कर दिया है। गाइडलाइन के अनुसार बाइक के पिछले पहिए के बाईं तरफ कम से कम आधा भाग सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए। इससे वाहन के पीछे बैठने वालों के कपड़े पहिए में फंसने का खतरा खासा कम होगा। परिवहन मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक कंटेनर की लंबाई 550 मिलीमीटर, चौड़ाई 510 मिलीमीटर और ऊंचाई 500 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कंटेनर को पिछली सवारी की जगह पर लगाया जाता है तो फिर दूसरा व्यक्ति उस बाइक पर बैठ नहीं सकेगा। इधर सरकार देश भर में एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना तथा इससे संबंधित ऐप के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। इससे दुर्घटना के आंकड़ों को तत्काल जुटाने में मदद मिलेगी। खबर है, केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक। दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि प्याज की सभी किस्मों के निर्यात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। इस फैसले का उद्देश्य घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों को काबू में रखना है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि संक्रमणकालीन व्यवस्था के तहत आने वाले प्रबंधों के प्रावधान इसके दायरे में नहीं आएंगे। आपको बता दें कि डीजीएफटी आयात और निर्यात से जुड़े मसलों को देखने वाली इकाई है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। भारत से प्याज बांग्लादेश, मलेशिया, यूएई और श्रीलंका के लिए निर्यात किया जाता है। बताया जा रहा है कि थोक मंडियों में 8 अगस्त से ही प्याज की कीमतों में धीरे धीरे तेजी देखी जा रही है। खबर है, झारखंड में 1 स्टेट 1 टैरिफ लागू नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, झारखंड में 1 स्टेट 1 टैरिफ लागू नहीं किया जा सकता है। बिजली वितरकों के अलग अलग क्षेत्र होने के कारण राज्य में यह संभव नहीं है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से 1 स्टेट 1 टैरिफ लागू करने की मांग की गई थी। इस साल के टैरिफ पिटीशन में जेबीवीएनएल ने इसकी मांग की थी। आपको बता दें कि
हालांकि इसके बाद आयोग की ओर से जेबीवीएनएल से इस संबंध में अन्य जानकारियां मांगी गई थी। इसके लिए जेबीवीएनएल की ओर से जो सुझाव और प्रावधानों की जानकारी दी गई, उससे अन्य बिजली वितरकों को नुकसान होने की आशंका है। इस मामले में जन सुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं की ओर से भी आपत्ति दर्ज की गई थी, जिसमें अन्य वितरकों के नुकसान और जेबीवीएनएल के फायदे की बात की गई थी। खबर है, सहकारी बैंकों को लेकर आए नए कानून से ग्राहकों के खाते में जमा पैसों पर होगा असर। दोस्तों, जिस तरह से सहकारी और प्राइवेट बैंक को आरबीआई रेगुलेट करता है, उसी तरह अब सहकारी बैंकों पर भी आरबीआई नज़र रखेगा। देश में 1482 शहरी बैंक और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं। कुल मिलाकर सभी 1540 सहकारी बैंक आरबीआई के सीधे रेगुलेशन में आ गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह फैसला ग्राहकों के हित में है, क्योंकि अगर कोई बैंक डिफ़ॉल्ट करता है तो बैंक में जमा 5 लाख रुपए तक की राशि पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2020 को पेश किए गए बजट में इसे 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। अगर कोई बैंक डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है तो उसके जमाकर्ताओं को अधिकतम राशि 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, चाहे उनके खाते में कितनी भी रकम जमा हो। भारतीय रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के मुताबिक बीमा का मतलब यह भी है कि जमा राशि कितनी भी हो, ग्राहकों को 5 लाख रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि आपका एक ही बैंक की कई ब्रांच में खाता है तो सभी खातों में जमा अमाउंट, पैसे और ब्याज जोड़ा जाएगा और केवल 5 लाख रुपए तक को ही सुरक्षित माना जाएगा। यही नहीं, अगर आपके किसी एक बैंक में एक से अधिक अकाउंट और एफडी हैं तो भी बैंक के डिफ़ॉल्ट होने या डूब जाने के बाद आपको 1 लाख रुपए ही मिलने की गारंटी है। यह रकम किस तरह मिलेगी, यह गाइडलाइंस DICGC तय करता है।